हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी और आज हम शुरू करने वाले हैं 100 क्वेश्चन की एक सीरीज़। इस सीरीज़ का पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन हैं और हम साथ में इन 20 क्वेश्चन से संबंधित सारी थ्योरी भी आज ही पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं पार्ट 1। पहला क्वेश्चन है, शुष्क शैल किस प्रकार का शैल है? प्राथमिक शैल, द्वितीय शैल, तृतीय शैल, चतुर्थ शैल। इसका सही आंसर है प्राथमिक शैल। तो अब शैल से संबंधित कुछ जानकारी पढ़ते हैं। विद्युत शैल क्या होते हैं? विद्युत शैल वह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर बात करें इसकी खोज की, तो विद्युत शैल की जो खोज है वोल्टास ने करी थी। अगर बात करें शुष्क शैल की, तो इसकी खोज कार्ल गासनर ने 1886 में करी थी। इनसे पहले जिंक कार्बन बैटरीज की खोज लेक्लांची ने कर दी थी। अगर बात करें शैल के प्रकारों की, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक शैल, दूसरा द्वितीय शैल। अगर बात करें प्राथमिक शैल की, तो ये ऐसे शैल होते हैं जो एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि ये यूज़ एंड थ्रो शैल होते हैं। मतलब एक बार उपयोग कर लिया और फिर इनको फेंक दिया, वो यूज़ के नहीं होते हैं और इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें इनके उदाहरण की, तो घड़ी या टीवी के रिमोट का जो सेल होता है वो प्राथमिक टाइप का सेल है। और सभी शुष्क सेल और डैनियल सेल भी प्राथमिक सेल में ही आते हैं, ये आप ध्यान रखिए। द्वितीय सेल की बात करें, तो ये ऐसे सेल होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। अगर बात करें इनके उदाहरण की, तो इमरजेंसी लाइट के सेल, सभी वाहन की बैटरीज और लेड एसिड सेल जितने भी हैं सभी द्वितीय सेल का ही उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है, तो आंसर होगा प्राथमिक सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ऑप्शन है सोलर सेल, विद्युत सेल, मोमबत्ती, सितार। सही आंसर है विद्युत सेल। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने देखा कि विद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला। अब बात करते हैं, पहले ऑप्शन में है सोलर सेल। तो ये ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती की बात करें तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। सितार की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि जैसे कि पूछते पवन चक्की किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। देखिए, कोई भी एक डिवाइस है, उसमें दो चीज़ होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। मान लीजिए एक बल्ब है, विद्युत बल्ब। तो इसका इनपुट होगा कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे, मतलब कि इसको हम विद्युत ऊर्जा देने वाले हैं। तो आउटपुट क्या होगा कि ये जल जाएगा, मतलब कि इससे प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो इस प्रकार कोई भी यंत्र होता है तो उसमें एक इनपुट और एक आउटपुट, अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि विद्युत बल्ब में इनपुट है विद्युत ऊर्जा और आउटपुट है प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार के कुछ और रूपांतरण यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है पवन चक्की। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या है इसको समझते हैं। जैसे ही बल्ब जलाया तो वो जल जाएगा तो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, साथ में ही कुछ देर जलने के बाद ये गर्म हो जाएगा। जब गर्म करने के बाद इससे निकलती हीट, तो वो है ऊष्मीय ऊर्जा। फिर है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, किसी चालक में आवेश की गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? मतलब ये पूछ रहे हैं किसी भी चालक में जिस दर से आवेश गति करता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर। इसका सही आंसर है विद्युत धारा। तो जान देखते हैं कैसे आया ये। जैसे कि विद्युत धारा की जो फॉर्मूला है वो Q/T है, मतलब कि आवेश बटे समय। तो ये यहाँ समझ में आ रहा है कि कितना आवेश एकांक समय में किसी भी एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा।
याद रखने वाली एक बात है, आप इसको याद रखिए, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। पहला तो है विद्युत शक्ति से संबंधित। तो विद्युत शक्ति के 3 फार्मूले होते हैं, I² R और V²/R और V × I। ये 3 फार्मूले विद्युत शक्ति के। विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो है वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक वायर है ये, इसका काट प्रस्थ क्षेत्रफल है A और इसकी लेंथ क्या है, L है। तो इस वायर के लिए अगर हम प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू ρL/A। तो रो जो है चालकता को दिखाता है, L लंबाई को और A है काट प्रस्थ का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ में आती है कि जो R है L के समानुपाती, मतलब कि अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तार की तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और काट प्रस्थ को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो इसमें पूछा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घट जाएगा। इसका सही आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, तार की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कि लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसका सही आंसर है ए। आइए इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवीजन कर लें। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा, तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। चौथा है लंबाई को अगर 2 गुना कर दें इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा और इसका काट प्रस्थ का क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, या फिर दूसरी भाषा हम कहें कि 1/2 गुना हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका जो प्रतिरोध है वो 1/4 गुना हो जाएगा या फिर 1/4 हो जाएगा। आप पढ़ते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 कारक हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक चीज़ बताइए मुझे, अगर तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? हमने पढ़ा कि लंबाई बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसी तरीके से अगर दोगुना करें दोगुना हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर उसे 4 गुना कर दें लंबाई को तो रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा। 6वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर का विद्युत 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो आवेश की गणना कीजिए। मतलब कि किसी सर्किट में 2 एम्पीयर का जो करंट है वो 10 सेकंड के लिए फ्लो होगा तो उसमें आवेश कितना होगा? तो ऑप्शन है 0.2 कूलम, 20 कूलम, 5 कूलम, 100 कूलम। आइए इसको एक फार्मूले से समझते हैं। आवेश का फार्मूला था विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा जो है 2 एम्पीयर है और समय है 10 सेकंड, इसको रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 कूलम। तो इसका सही आंसर होगा बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी का उपचयन या अपचयन करने के लिए, डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। पहले तो एक बात समझिए, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता है, ये सिर्फ एसी करंट पर काम करता है। तो जिसमें डीसी लिखा वो तो किसी काम का नहीं है। तो इसका जो दूसरा बी ऑप्शन है उसमें सिर्फ एसी है, तो आंसर होगा बी। एसी का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। अब वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के हिसाब से ही इसको 2 प्रकार में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है और इसमें जो कुंडलियों की संख्या है, जो प्राइमरी कुंडलियों की संख्या होती है वो कम होती है और जो सेकेंडरी कुंडलियों की संख्या ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो इसमें जो हाई वोल्टेज होता है प्राइमरी कॉइल में और लो वोल्टेज होता है सेकेंडरी
कॉइल में। इसमें जो प्राइमरी कॉइल कुंडलियों की संख्या होती है वो ज़्यादा और सेकेंडरी कुंडलियों की संख्या होती है कम। तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, जब कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऑप्शन है ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में, धनावेश और कोई आवेश नहीं होगा। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सिल्क कपड़ा और रॉड, इसको अगर रगड़ेंगे तो यहाँ से एक दिख रहा है हमको डायग्राम में कि रॉड पर धनावेश आ गया और सिल्क के कपड़े पर ऋण आवेश आ गया। तो हमसे पूछा गया है कांच की छड़ पर क्या आवेश होगा, तो इसका सही आंसर होगा धनावेश, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्धचालक, चालक, अतिचालक, कुचालक। तो इसका सही आंसर है अतिचालक। आइए डिस्कस करते हैं अतिचालक क्या होता है। तो आप इसको समझिए, यदि किसी चालक को 0 केल्विन, ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस नहीं 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो वहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो बहुत तेज़ होने लगता है, मतलब प्रतिरोध है ही नहीं है तो करंट का फ्लो तेज़ होगा ही। तो इसी गुण को अतिचालकता कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखनी है, यदि उसका टेम्परेचर 0 केल्विन तक किया जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। तो इस गुण को बोलते हैं मेसनर का प्रभाव। 10वां प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस में लागू होता है? पहला ऑप्शन है विद्युत जनरेटर में, दूसरा ऑप्शन है विद्युत मोटर में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों ए और बी, और चौथा ऑप्शन है डी। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल और दूसरा दिया था फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है वो मोटर में लगता है और जो राइट हैंड का रूल है वो लगता है जनरेटर में। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, उसको राइट हैंड कर लीजिए। तो यहाँ पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस में लागू होता है? बाएं हाथ का नियम होता है मोटर में। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। अगर बात करें लेफ्ट हैंड रूल की, तो इसमें जो थंब होता है वो आर्मेचर के मोशन को दिखाएगा, फर्स्ट फिंगर फील्ड को दिखाएगा और मिडिल फिंगर करंट को दिखाएगा। और बात करें राइट हैंड रूल की, तो इसमें ये थंब जो है आर्मेचर के मोशन को दिखाएगा, फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा और मिडिल फिंगर है करंट को दिखाएगा। तो सही आंसर है बी, विद्युत मोटर। 11वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, मोह, ओम मीटर, ओम पर मीटर। तो इसका सही आंसर है ओम मीटर। चलिए जानते हैं कुछ प्रतिरोधकता क्या होती है। इसकी परिभाषा है किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। मतलब कि जो विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, किसी चालक में जो करंट फ्लो आ रहा है उसको रोकने की जितनी क्षमता है। अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो फ्लो कम होगा करंट का, और अगर प्रतिरोधकता कम है तो करंट अच्छे से फ्लो होगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। और विद्युत प्रतिरोधकता का जो सिंबल है वो है रो। कुछ और इम्पोर्टेंट ये मात्रक हैं, उसके एसआई मात्रक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आवेश। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का है ओम। विभवांतर का है वोल्ट। शक्ति का है वॉट। ऊर्जा और कार्य दोनों का जूल है। विद्युत धारिता का फैराडे है। 12वां प्रश्न, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन है 600 वॉट, 2.5 वॉट, 100 वॉट, 6 वॉट। आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला विभवांतर इंटू विद्युत धारा। तो यहाँ पर वोल्टेज का हमने रखा वैल्यू 100 और करंट का रखा 6, तो इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 600 वॉट। तो इसका आंसर है ए 600 वॉट। 13वां प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन सा नियम है? ऑप्शन है ओम का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम। इसका सही आंसर है कूलाम, क्योंकि कूलाम का नियम जो कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण में ऐसा लिखते हैं, F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2। अगर K की वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा और सोना। तो उसका आंसर देने से पहले इन धातुओं की चालकता देखते हैं। चांदी की चालकता है 63.01 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर। तांबा की चालकता है 59.6 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर। सोने की चालकता है 45.2 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर। एल्यूमिनियम की चालकता है 37.7 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर। और लोहे की चालकता है 10 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर। तो यहाँ से सीधा सा क्लियर दिख रहा है कि चांदी की जो चालकता है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगर इनकी चालकता का क्रम में लिखें इन तत्वों को तो देखते हैं, चांदी सबसे ज़्यादा चालक है, फिर तांबा है, फिर सोना है, एल्युमिनियम है, फिर है लोहा। तो इस प्रश्न का तो आंसर हमने देख लिया था, इसका आंसर है सी चांदी। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, मीटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ओम मीटर, गैल्वानोमीटर, अमीटर। तो इसका सही आंसर है अमीटर। अब एग्जाम में कई बार आता है कि कौन सा यंत्र किस चीज़ को मापता है, तो उसको भी और डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। तो अमीटर विद्युत धारा को नापता है, रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा का मापन करता है, बैरोमीटर जो है वायु दाब का मापन करता है, क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करता है, कार्डियोग्राफ जो है हृदय की गति का मापन करता है, फेदोमीटर है समुद्र की गहराई मापता है, मैनोमीटर जो है गैस का घनत्व नापता है, ऑडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन करता है, पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन करता है, और रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन करता है, सीज्मोमीटर जो है वो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, कायमोग्राफ जो है रक्तदाब और धड़कन का अध्ययन करता है, और कैलोरीमीटर उसके नाम से समझ में आ रहा है ऊष्मा का मापन का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 कूलाम का आवेश 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब कि किसी सर्किट में जो चार्ज है वो 2 कूलाम है और समय है 10 सेकंड, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन है 0.2 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर। आइए इसको फॉर्मूले समझते हैं। फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का आवेश बटे समय। आवेश का मान रखेंगे 2 और समय का रखेंगे 10, इस तरीके से आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है ए। अब 17वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम विद्युत परिपथ में श्रेणी में लगे हुए हैं, तो विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 11 ओम, तीसरा ऑप्शन है 12 ओम और चौथा ऑप्शन है 9 ओम। इसका सॉल्यूशन करने से पहले देखते हैं कि प्रतिरोध है कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में एक के बाद एक लगाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है,
और समानांतर क्रम में सारे जो रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध है, वो समानांतर होते हैं एक दूसरे के। अगर बात करें इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का, तो श्रेणी क्रम में निकाला जाता है, सबको ऐड कर दो सिंपल, R1 + R2 + R3, और समानांतर क्रम में क्या करते हैं, 1/R करके इसको ऐड करते हैं। तो इसका समतुल्य बट्टा होगा समानांतर में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितने भी होंगे उनको ऐड करते जाएंगे। तो इस प्रश्न में 3 हैं रेजिस्टेंस, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इनको सिंपल हमारा जो सॉल्यूशन आने वाला है, इनको जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 6 = 11 ओम होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न जो है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, आयरन, लेड और कॉपर। मुझे लगता है ये सबको आंसर पता होगा, इसका आंसर है टंगस्टन। आइए जानते हैं टंगस्टन के बारे में। इसका सिंबल है कैपिटल W, एटॉमिक नंबर है 74, एटॉमिक मास है 83.84 यूनिट। एक और मिस धातु जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के बारे में भी थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नाइक्रोम की कि ये अचुंबकीय गुणों वाली मिस धातु है। दूसरी बात यह है कि ये मिस धातु 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है, निकेल, क्रोमियम और लोहा। और इसके बारे में तीसरी जानकारी है कि प्रतिरोधक तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम मिस धातु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है क्योंकि ये कम टेम्परेचर पर पिघलती नहीं है, और इसका ऑक्सीडेशन भी बहुत जल्दी नहीं होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण बहुत देर में होता है इसका। सबसे अंतिम बात यह है कि इसका जो उपयोग है नाइक्रोम का, वो है हीटिंग फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। हमारे घर में जो आयरन होती है उसमें भी नाइक्रोम का ही फिलामेंट लगा होता है। हमारे घर में जो हीटर होता है उसमें भी यही लगता है, और जो पानी गर्म करने की रॉड है उसके अंदर भी नाइक्रोम का ही वायर लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति की व्यापारिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, किलोवाट आवर, जूल प्रति कूलाम, वॉट। इसका सही आंसर है किलोवाट आवर। जानते हैं किलोवाट आवर क्या है ये? तो ये है एक सुविधाजनक मात्रक है। खासकर बड़ी मात्रा में अगर ऊर्जा की खपत हो रही है तो उसको जूल में नहीं दिखाते, उसको दिखाते हैं किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल्स। इसको याद है, हमारे घर में जो यूनिट होती है वो यही होती है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, ध्यान रखिए। 20वां प्रश्न, तापमान बढ़ने से धातु की विद्युत चालकता में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घटेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने से जो धातु का वायर होता है उसमें करंट का फ्लो कम होता है, मतलब उसकी चालकता कम हो रही है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमने पहले पढ़ा कि तापमान बढ़ाने से धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। तो देख लेते हैं विद्युत चालकता क्या होती है। पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखते हैं कि विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है तापमान। एक चीज़ आप नोट करके रखिए कि ऊष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा चालक है चांदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो है मेहरबान सर। इस तरीके सर्च करिए टेलीग्राम पे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। और मेरे चैनल का नाम तो आप समझ गए हैं, मेहरबान एकेडमी। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए तो कमेंट करें। थैंक यू गाइज़।